वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली जी5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक जबरदस्त तेलुगु वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है परवु। इसका मतलब है सम्मान। अब सीरीज के बारे में बात करें तो नाइस, मस्ट वॉचेबल जरूर है। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत सस्पेंस भी है। ओवरऑल से सीरीज में 8 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास है। मतलब बहुत ही लंबी वेब सीरीज है, लेकिन इन शॉर्ट में मैं आपको स्टोरी सुना दूंगा। कहानी की समरी ये है कि एक वाइफ एंड हस्बैंड बहुत सालों के बाद अपने घर वापस जा रहे होते हैं। रास्ते के दरमियान में इन दोनों के साथ एक बहुत ही अजीब की घटना पेश आती है। एक छोटी सी गलती की वजह से ये दोनों एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एक्चुअली ये गलती नहीं, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो वहाँ से कहानी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार। कहानी की शुरुआत होती है 1 महीने पहले गुंटूर में, जहाँ पर हरीश नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। हरीश अपनी बहन जानवी से कहने लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, मम्मी पापा वापस आने तक तुम सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लो। इस तरह से वहाँ से चले जाता है। हरीश जाने के बाद जानवी अपने सारे कपड़े शपड़े पैक करके अपने बॉयफ्रेंड विक्रम के साथ भाग जाती है। बस में जाते समय जानवी विक्रम से कहने लगती है कि मेरे पापा एमएलए रामैया को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उन्होंने हम दोनों की बात रामैया को बता दी तो रामैया किसी भी तरह से हम दोनों को ढूंढ निकालेंगे। उसी वक्त जानवी का फादर रामैया को कॉल करके अपनी बेटी के बारे में बताने लगता है कि किसी लड़के के साथ भाग गई। रामैया कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। रामैया के पास ही चंदू नाम का एक बंदा होता है। उसे गन देकर कहने लगता है कि जाकर जानवी और विक्रम को ले आओ। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। पल्लवी और उसका हस्बैंड सुधीर अपनी जिंदगी हैदराबाद में गुजारते रहते हैं। आधी रात को पल्लवी सुधीर को कॉल करके कहने लगती है कि अभी मेरे भाई ने मुझे कॉल किया कि मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई। मेरा कजिन चंदू भी हैदराबाद आया था, तो चंदू हम दोनों को पिकअप करने के लिए हमारे घर पर आ रहा है। तुम फटाफट से घर के पास आ जाओ, हम निकलना है। इस तरह से चंदू पल्लवी और सुधीर को लेकर गुंटूर जाने लगता है कार में। अब चंदू को कुछ ज्यादा ही कैश फीलिंग होती है, जिसकी वजह से सुधीर से कुछ ढंग से बात नहीं कर रहा होता। एक्चुअली पल्लवी और सुधीर की लव मैरिज हुई होती है। पल्लवी ने अपने से कम जाति लड़के से शादी की, इसीलिए चंदू इस पर गुस्सा करते रहता है। रास्ते के दरमियान चंदू पल्लवी से यही बात कहने लगता है कि तुमने घर का सम्मान मिट्टी में मिला दिया, प्यार करने के लिए तुमको कोई और नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद चंदू का एक फ्रेंड चंदू को कॉल करने लगता है। चंदू कहने लगता है कि मैं कल तुमको बैटरीज को डिलीवर करूंगा, मुझे विजयवाड़ा भी जाना है। मुझे पता है सुबह तुमने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं पिक नहीं कर पाया। अरे वो जो छोटा बच्चा है ना गुगु, उसने मेरे फोन में गेम्स खेलकर मेरा फोन ही बिगाड़ दिया। चंदू फोन काटने के बाद दोबारा पल्लवी को डांटने लगता है। इस तरह से पल्लवी और चंदू के बीच बहुत देर तक तू मैं होती रहती है। बाद में पल्लवी अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। 2 साल पहले जब पल्लवी के माँ बाप को पल्लवी के लव मैटर के बारे में पता चला, तो पल्लवी अपने कपड़े शपड़े पैक करके सुधीर के पास आ गई। बाद में ये दोनों शादी करके यही हैदराबाद में सेटल हो गए। उसके बाद पल्लवी दोबारा वापस अपने मायके नहीं गई और ना ही उन्होंने इसको बुलाया। प्रेजेंट डे पर चंदू दोबारा गुस्से में पल्लवी से कहने लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुमको लाने के लिए कहा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं। नीची जाति लोगों को मैं अपनी कार में बैठने ही नहीं देता। पल्लवी भी कहने लगती है कि ज्यादा बड़बड़ मत करो, तुम्हारे पीछे वो एमएलए रामैया है ना, इसलिए तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो। अगर वो रामैया नहीं होता तो तुम कब का जेल में होते। रामैया का नाम सुनते ही चंदू रामैया को गालियां देने लगता है कि इसकी जात का रामैया भरोसे वाला। उसी वक्त चंदू हाईवे के रोड से निकलकर सर्विस रोड से जाने लगता है और रास्ता बहुत ही सुनसान होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पंचर की दुकान होती है। चंदू उस दुकान के पास जाकर जाशवा नाम के एक बंदे से कुछ लेने लगता है, एक्चुअली गन लेने लगता है। उसी वक्त पल्लवी गाड़ी से उतरकर इस चीज को ऑब्जर्व करती है कि चंदू उस बंदे से कुछ ले रहा है। एक्चुअली यहाँ पर पल्लवी 3 महीनों की प्रेग्नेंट होती है। पल्लवी यही बात सुधीर को बताने लगती है कि वो चंदू कुछ प्लान से यहाँ पर आया है। पल्लवी कंफर्म करने के लिए अपनी माँ को कॉल करने लगती है। इसकी माँ की बातों से पल्लवी को ये बात पता चलती है कि पल्लवी के घर वालों ने पल्लवी को बुलाया ही नहीं। पल्लवी यही बात सुधीर को बताने लगती है कि मेरी माँ का कहना है कि मेरी माँ ने चंदू को नहीं बताया कि वो मुझे लेकर आए, लेकिन चंदू ने हमसे झूठ क्यों कहा। मुझे लगता है कि उतने सालों का बदला लेने वाला है। प्लीज सुधीर तुम कुछ करो, वरना वो हम दोनों को मार देगा। चंदू अपनी गाड़ी के पास आने के बाद सुधीर चंदू से पूछने लगता है कि तुम्हारी पॉकेट में क्या है और हम दोनों को इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हो। चंदू सुधीर को बहुत गालियां देते हुए कहने लगता है
कि मैं पहले से ही गुस्से में हूँ, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। इस तरह से इन दोनों के बीच तू मैं होने लगती है। इसी दरमियान में सुधीर एक आयरन रॉड लेकर चंदू के सर पे मारने पर उसी वक्त चंदू की डेथ हो जाती है। यह देखकर पल्लवी और सुधीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से ये दोनों चंदू की लाश को गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं। दूसरी तरफ चंदू की गर्लफ्रेंड स्वाति चंदू को लगातार कॉल्स करती रहती है। ऑफकोर्स सुधीर ने चंदू के फोन को स्विच ऑफ कर दिया होता है, जिसकी वजह से स्वाति ये चक्रवर्ती को कॉल करके चंदू के बारे में बताने लगती है कि चंदू ने अपना फोन स्विच ऑफ किया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या आप चंदू के बारे में थोड़ा पता करके मुझे बता सकते हो? इसी बातों ही बातों में चक्रवर्ती की आंखों के सामने ही चंदू की कार गुजरने लगती है। तो चक्रवर्ती यही सोचने लगता है कि चंदू इस रास्ते से क्यों जा रहा है। अब यह बात स्वाति को नहीं बताता। जब पल्लवी और सुधीर थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस वालों की चेकिंग चलती रहती है, क्योंकि इलेक्शन का समय होता है। तो पुलिस वाले सुधीर को भी गाड़ी को साइड में लगाने के लिए कहते हैं। सर, इलेक्शन का टाइम है, हर एक गाड़ी को चेक करनी पड़ेगी, प्लीज आप थोड़ा गाड़ी के पेपर्स निकालिए। तभी पल्लवी कहने लगती है कि सर ये एक्स MP की कार है। तभी एसआई बाबजी वहाँ पर आकर कहने लगता है कि गाड़ी जिसकी भी हो चेकिंग तो करनी ही पड़ेगी, आप प्लीज अपनी गाड़ी का डिक्की ओपन करिए। इस तरह से एसआई बाबजी कार की डिक्की ओपन करने लगता है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 1 महीने पहले चंदू की गर्लफ्रेंड स्वाति एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर को रन करती रहती है। स्पेशली पुलिस वालों को थोड़ा साइबर क्राइम के बारे में ट्रेनिंग देती रहती है, जिसकी वजह से स्वाति को बहुत सारे पुलिस वाले जानते होते हैं। अब चंदू और स्वाति कुछ दिनों बाद शादी करने वाले होते हैं। ये बात जानते हुए भी ये सच चक्रवर्ती स्वाति से प्यार करते रहता है, मतलब वन साइड लव करते रहता है। फिलहाल स्वाति के कोचिंग सेंटर में एक छोटी सी पार्टी हुई होती है। तो इसी दरमियान में स्वाति अपने बैच के लोगों से फोटो खिंचवाने लगती है। इसी दरमियान में चक्रवर्ती एसआई बाबजी को अपना फोन देकर चक्रवर्ती और स्वाति के फोटो खींचने के लिए कहता है। जब फोटो खींचने ही वाला होता है तो तभी रामैया चक्रवर्ती को व्हाट्सएप मैसेज करने लगता है कि अपोजिशन पार्टी का एक लड़का विक्रम हमारी बिरादरी की लड़की को भगा ले गया। चक्रवर्ती भी जान लेता है कि इसके फोन को किसी से मैसेज आया। फटाफट से बाबजी के हाथ से अपना फोन छीनकर वो मैसेज देकर बाहर चला जाता है। अब ऐसा ही बाबजी सोच लेता है कि बहुत बड़ा कांड होने वाला है। फटाफट से वहाँ से बाहर आकर अपोजिशन पार्टी के लीडर को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि विक्रम ने किसी जानवी लड़की को भगा ले गया। अब रामैया उसकी तलाश में है। यहाँ पर बात यह है कि चक्रवर्ती एक हाई कैस्ट का बंदा होता है जो रामैया के लिए काम करता रहता है, और ऐसे बाबजी एक लो कैस्ट का बंदा होता है। दूसरी तरफ विक्रम और जानवी किसी लॉज में नाइट स्टे करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद विक्रम अपने रूम से बाहर आकर अपने फादर को कॉल करने ही वाला होता है, तो तभी पीछे से एक बंदा विक्रम को एक लात मारने लगता है। खैर सुबह सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। जब ऐसे बाबजी गाड़ी की डिक्की ओपन करने ही वाला होता है तो तभी वहाँ पर ऐसे चक्रवर्ती आकर बाबजी को रोकने लगता है। बाबजी से कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि ये गाड़ी किसकी है, चंदू की है। अब गाड़ी के अंदर झांकने पर चंदू मौजूद नहीं होता। पल्लवी कहने लगती है कि एक्चुअली चंदू मेरा कजिन है। चंदू हम दोनों को हैदराबाद से पिक किया और रास्ते में कुछ काम होने की वजह से वो वहाँ पर उतर गया। अब इसी बातों ही बातों में पल्लवी चक्रवर्ती को सुधीर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताती। मतलब सुधीर एक लो कैस्ट का बंदा है, खामखा इन दोनों पर बैड इंप्रेशन आएगा। चक्रवर्ती कहने लगता है कि एक्चुअली स्वाति मैडम मुझे कॉल करके चंदू के बारे में पूछा, वो थोड़ा फिक्र कर रही है। मैं अब स्वाति मैडम को कॉल करके चंदू के बारे में बता दूंगा, आप जाइए। इस तरह से इनकी गाड़ी को भेज देता है। बाद में चक्रवर्ती स्वाति को कॉल करके कहने लगता है कि चंदू रामैया के काम पर ही किसी जगह पर गया है। रामैया का नाम सुनते ही स्वाति बहुत गुस्सा होकर फटाफट से रामैया के पास जाती है। पूछने लगती है कि मेरे चंदू को तुमने कहां पर भेजा। रामैया कहने लगता है कि मैंने चंदू को कहीं पर भी नहीं भेजा, और वैसे भी उसे क्या होगा, किसी दूसरे काम से गया होगा। इस तरह से उसको हौसला देने लगता है। लेकिन स्वाति को पक्का यकीन होता है कि रामैया ने ही चंदू के साथ कुछ किया होगा। स्वाति से झूठ कह रहा है। स्वाति ऐसा क्यों सोचती है ये हमको बाद में पता चलेगा। खैर सुबह होने के बाद पल्लवी और सुधीर पल्लवी के घर को ना जाते हुए पल्लवी के एक फ्रेंड के गेस्ट हाउस पर जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद ये दोनों चंदू के फोन को अनलॉक करने की कोशिश करने लगते हैं कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन ये दोनों ओपन नहीं कर पाते। इसी दरमियान में ये दोनों चंदू की बातें याद करने लगते हैं कि रास्ते में आते समय चंदू ने अपने फ्रेंड से बात किया था ना, उस वक्त ये कहा था कि गुग्गू नाम का एक बच्चा गेम्स खेलकर इसके फोन को बिगाड़ दिया, शायद गुग्गू को इसका लॉक पता होगा। बाद में ये दोनों वॉचमैन रंगा को दूध की पैकेट लाने के लिए बाहर भेजने लगते हैं। वॉचमैन बाहर जाने के बाद पल्लवी और सुधीर गाड़ी के पास आकर चंदू की लाश को घर के अंदर लाने लगते हैं, और वो भी बहुत ही मुश्किल के साथ। अब इसी दरमियान में चंदू का खून उस गाड़ी को लग जाता है और ये चीज ये दोनों ऑब्जर्व नहीं करते। जब वॉचमैन रंगा वापस घर पर आता है
तो गाड़ी के ऊपर खून को देखकर इसको थोड़ा वियर्ड से लगने लगता है, लेकिन रंगा इस पर इतना ध्यान नहीं देता, लाइट लेने लगता है। और उसी तरह पल्लवी और सुधीर थोड़ा घबराते रहते हैं। इस चीज को भी ये वॉचमैन ऑब्जर्व करता है। खैर दूसरी तरफ स्वाति चंदू के भेजे हुए मैसेजेस को देखकर सुनकर चंदू को याद करती रहती है। इस तरफ पल्लवी चंदू के पास जो गन होती है ना, वो हासिल कर लेती है, अपने पास रख लेती है। और ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि सारे लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि चंदू अभी भी जिंदा है। इसके बारे में प्लानिंग करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद ये दोनों पल्लवी के बड़े पापा के घर के पास जाते हैं, भाई अंत्यक्रिया का काम देखने के लिए। उसी जगह पर पल्लवी के बड़े पापा की बेटी राधा अपने भाई से झगड़ा करती रहती है। एक्चुअली शादी होने के बाद राधा माँ नहीं बन पाई, इस वजह से राधा का हस्बैंड इसको छोड़ दिया। ये अपने मायके में ही रहती है। अब उसी वक्त पल्लवी के माँ बाप पल्लवी को देखकर इसे नफरत करने लगते हैं। एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं कि इसको यहाँ पर किसने बुलाया। इसी दरमियान में पल्लवी को वो बच्चा गुग्गू नजर आता है। बातों ही बातों में पल्लवी गुग्गू को चंदू का फोन देकर उसे अनलॉक करवाती है और उसी तरह पैटर्न भी पहचान लेती है। फोन अनलॉक होने के बाद गुग्गू को अपना फोन देकर चंदू का फोन हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ सुधीर एक सेकंड हैंड कार शोरूम में आकर एक गाड़ी को खरीद लेता है। गाड़ी खरीदने के बाद दारू पीने का नाटक करते हुए जानबूझकर गाड़ी को रैशली ड्राइविंग करते हुए एक बंदे को ठोक देता है, मतलब एक छोटा सा एक्सीडेंट कर देता है। अब वहीं पर ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, सुधीर को गाड़ी से निकालकर इसकी गाड़ी को सीज कर देता है। गाड़ी का नंबर पूछने लगता है। अब सुधीर ने ऑलरेडी इस गाड़ी का नंबर तोड़ चुका होता है। उस ट्रैफिक पुलिस वाले को चंदू के गाड़ी का नंबर बोलने लगता है और ये भी झूठ कहने लगता है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स घर में भूल आया मैं। वो ट्रैफिक पुलिस वाला सुधीर पर एक छोटा सा केस रखते हुए कहने लगता है कि एक हफ्ते के बाद कोर्ट में आकर अपनी गाड़ी को ले जाओ। मतलब यहाँ पर सुधीर ऐसा सीन क्रिएट करता है कि इस एक्सीडेंट को चंदू ने ही किया, चंदू की गाड़ी सीज हो चुकी है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1 महीने पहले, जब एसआई बाबजी विक्रम की बात फोन करके बताई थी ना अपोजिशन लीडर को, तो उसी पार्टी का एक मेंबर सुभाषम विक्रम के घर के पास आकर विक्रम को फादर को लेकर विक्रम को ढूंढने लगते हैं। मतलब बाबजी को पता लग जाता है कि जानवी और विक्रम एक छोटे से टाउन में मौजूद है। वहाँ पर जाने लगते हैं ये तीनों। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जानवी का भाई हरीश अपने दोस्तों के साथ बहुत दारू पीकर विक्रम और जानवी के पास आता है। मतलब उस लॉज के पास आते हैं। विक्रम और जानवी को बहुत मारने पीटने लगते हैं। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। सुधीर पल्लवी से कहने लगता है अगर हम चंदू की बॉडी को कहीं पर भी फेंक दे तो कभी न कभी चंदू की बॉडी मिल जाएगी। हम चंदू की बॉडी को किसी मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर देंगे। दूसरी तरफ स्वाति रामाया के पोते को किडनैप करने के लिए ट्रेन में ट्रैवल करने लगती है। मतलब कल रात जब स्वाति रामाया के पास गई थी उस वक्त रामाया ने किसी बंदे से कहते हुए ये सुना कि मेरा पोता पार्टी फंड लेकर आ रहा है इस ट्रेन से। अब स्वाति के दिमाग में तो यही होता है ना कि रामाया ने ही चंदू के साथ कुछ किया होगा। बहुत ही चालाकी से पानी में नींद की दवाइयाँ मिलाकर रामाया के पोते को किडनैप कर लेती है, अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ सुधीर किसी हॉस्पिटल पर आकर सारी जानकारी हासिल करने लगता है कि डेड बॉडी को कैसे डोनेट करते हैं, कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसी हॉस्पिटल में वो बंदा सुभाषम भी होता है। सुभाषम एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है। सुधीर से बात करने पर यह बात पता लग जाती है कि सुभाषम और सुधीर एक ही कैस्ट के बंदे हैं। और इसी तरह सुभाषम सुधीर का फोन नंबर हासिल करके अपने कैस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता है। मैंने पहली बार सुना कि कैस्ट का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है इसकी जात का। दूसरी तरफ स्वाति रामाया के पोते को लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड कृष्णा के घर के पास आती है। मतलब इसके घर में छुपाने लगती है और एक कृष्णा गूंगा बहरा बंदा होता है। इशारों से कहने लगती है कि इसको एक कमरे में बांध के रखना, जब मैं बोलूंगी तभी रिलीज करना। दूसरी तरफ पल्लवी और चंदू की माँ के बीच थोड़ा सा तू मैं होने लगती है। यहाँ पर एक छोटा सा हंगामा खड़ा होता है। अब पल्लवी ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है। कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो वहीं पर बेहोश गिर जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुधीर को ये बात पता चलती है कि अगर किसी की भी डेड बॉडी को डोनेट करना हो तो पहले डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है और इसी तरह फॉर्म पर फैमिली वालों के सिग्नेचर्स भी चाहिए। ये जानने के बाद सुधीर यही सोचने लगता है कि अब इसका जुगाड़ कैसे करूं। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1 महीने पहले। स्वाति चंदू को कॉल करके पूछने लगती है कि तुम कहां पर हो। मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने पार्टी रखी थी वो भी खत्म हो गई, तुम अभी तक नहीं आए। चंदू कहने लगता है कि अपोजिशन पार्टी मेंबर का एक बेटा विक्रम हमारी कैस्ट की लड़की जानवी को भगा ले गया। उस लड़की को लाने के लिए रामैया ने मुझे भेजा, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। जब चंदू उस लॉज के पास जाता है तो हरीश और उसके फ्रेंड्स विक्रम को चेयर से बांध के बहुत मार पीट रहे होते हैं। चंदू इन सारे लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन
कोई भी चंदू की बात ही नहीं मानता। इसको साइड में हटाकर बेचारे विक्रम को मारते पीटते रहते हैं। प्रेजेंट डे पर स्वाति रामैया को एक वॉइस मैसेज सेंड करती है कि तुम्हारा पोता अब मेरे कब्जे में है, मेरे चंदू को ला कर दो तभी मैं तुम्हारे पोते को रिलीज करूंगी। तो रामैया चक्रवर्ती से मुलाकात करके यही बात कहने लगता है कि वो स्वाति मेरे पोते को किडनैप कर लिया, वो चंदू कहाँ पर है उसके बारे में पता करो, पहले से ही वो पागल लड़की है, पता नहीं मेरे पोते के साथ क्या करेगी। बाद में रामैया एक लोकल गुंडे रवि को कॉल करके स्वाति के बारे में बताने लगता है कि स्वाति ने मेरे पोते को किडनैप कर लिया, तुम मेरे पोते को ले आओ, अगर मेरे आदमी जाएंगे तो मेरा नाम बाहर आएगा। दूसरी तरफ सुधीर घर के पास आता है, मतलब वही पल्लवी के बड़े पापा के घर। अब वहीं पर स्वाति भी मौजूद होती है। स्वाति सुधीर के पास आकर पूछने लगती है कि चक्रवर्ती ने कहा कि कल चंदू आप दोनों को लेकर आ रहा था, आखिरी बार आप दोनों ने ही चंदू को देखा। सुधीर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने लगता है। हाँ, चंदू हम दोनों को लेकर यहाँ पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ काम होने की वजह से वो दूसरे टाउन में उतर गया। सुबह सवेरे मेरे पास आया था, कहने लगा था कि विजयवाड़ा में कुछ काम है, तो मुझे भी विजयवाड़ा में कुछ काम होने की वजह से हम दोनों विजयवाड़ा गए। मैं अपने फ्रेंड के घर के पास चला गया और वो किसी डीलर से मुलाकात करने के लिए चला गया। अब स्वाति बहुत ही डिटेल से सवालात पूछती रहती है सुधीर से। इसी बातों ही बातों में सुधीर ये जवाब देने लगता है कि सुधीर और चंदू अपने फ्रेंड के घर के पास जाकर इडली खाई। तो स्वाति को शक होने लगता है कि चंदू को तो इडली पसंद नहीं, सुधीर पर शक करने लगती है। उसके बाद स्वाति पल्लवी के पास जाकर इसके साथ भी कुछ सवालात पूछने लगती है। पल्लवी की बातों से भी स्वाति को शक होने लगता है। सोच लेती है कि इन दोनों को चंदू के बारे में जरूर कुछ पता है, ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं। एट द सेम टाइम चक्रवर्ती सुधीर के पास आकर चंदू के बारे में पूछने लगता है। तो सुधीर ने स्वाति को जो झूठ कहा वही बातें चक्रवर्ती को भी बताने लगता है। बाद में स्वाति विजयवाड़ा को कॉल करके एक बैटरी डीलर से बात करने लगती है। पूछने लगती है कि आज आपको बैटरी से डिलीवर हुई। वो बंदा कहने लगता है हाँ, चंदू भाई ने खुद बैटरीज को डिलीवर किया। बात यह है कि जब सुधीर ने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था तो उसी वक्त उस विजयवाड़ा के डीलर को कॉल करके ये बताने लगता है कि भाई मैं एक छोटे से प्रॉब्लम में फंस गया, मैं दारू पीकर गाड़ी चला रहा था और मेरी गाड़ी सीज हो गई, इसलिए मैं तुमको बैटरी से डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन मेरा आदमी बैटरीज को ला रहा है। इस तरह से एक टैक्सी वाले बंदे के जरिए से कुछ बैटरीज को उस डीलर के पास भेजता है। उस डीलर से कहने लगता है कि अगर कोई भी पूछे तो यही बताना कि मैं खुद तुम्हारे पास आकर बैटरीज को डिलीवर किया। गाड़ी सीज होने के बाद जब बाहर आएगी तो खामखा नाम बदनामी होगी, इसलिए उस बंदे ने स्वाति से ऐसा कहा। खैर दूसरी तरफ वो लोकल गुंडा रवि स्वाति के इंस्टीट्यूट पर आकर स्वाति को बेहोश करके रामैया के पोते के बारे में तलाश करने लगता है, लेकिन ऑफकोर्स वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 1 महीने पहले अपोजिशन पार्टी लीडर बोस रामैया से मिलने के लिए इसके पास आता है, विक्रम और जानवी के बारे में बात करने के लिए। कहने लगता है कि रामैया मुझे अभी अभी ये बात पता चली कि मेरे कैस्ट का एक लड़का विक्रम तुम्हारे कैस्ट की लड़की जानवी को भगा कर ले गया। इस मामले में अगर तुम विक्रम को हानि पहुंचाओगे तो तुम्हारे कैस्ट के लोग तो तुमको वोट डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन हमारे कैस्ट के लोग तुमको वोट नहीं डालेंगे। अगर तुम इस मामले में समझौता करवा दोगे तो सिंपैथी में आकर हमारे कैस्ट के सारे लोग तुमको ही वोट डालेंगे, इस बार भी तुम ही जीतोगे। रामैया कहने लगता है अगर मैं जीत गया तो तुम हार जाओगे ना। बॉस कहने लगता है कि अगर किसी की जान बचानी हो तो मैं हारने के लिए भी रेडी हूँ। तो रामैया फटाफट से चंदू को कॉल करके कहने लगता है कि तुम विक्रम को कुछ भी मत करो, उन दोनों को सेफली घर के पास लाओ। अब ऑफ कोर्स दूसरी तरफ चक्रवर्ती, बाबजी, सुभाषम और विक्रम का फादर सेपरेट होकर विक्रम की तलाश करते रहते हैं। इसी दरमियान में इन लोगों को एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। जब ये सारे लोग उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर विक्रम की लाश पड़ी होती है और उसी तरह वहाँ पर चंदू खड़ा होता है अपने हाथ में गन लिए हुए। इन लोगों से कहने लगता है कि मैंने विक्रम को नहीं मारा। सो ये घटना होने के 1 महीने के बाद विक्रम का फादर आत्महत्या करके मर जाता है। सुभाषम विक्रम के घर के पास आकर अपनी बिरादरी के लोगों को रामैया के खिलाफ भड़काने लगता है कि ये सब कुछ रामैया की वजह से हुआ। रामैया ने ही अपने आदमी को विक्रम के पास भेजकर उसको मरवा दिया और आज विक्रम के पिताजी ने आत्महत्या कर ली। खैर दूसरी तरफ चक्रवर्ती को इस बारे में भनक लग जाती है कि रामैया का पोता कृष्णा के घर में कैद है। कृष्णा के घर के पास जाकर उसकी घर को तलाश करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी वक्त वो सारे मोहल्ले वाले चक्रवर्ती को घेर लेते हैं। सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं, क्या तुम्हारे पास वारंट है? वहाँ का एक बंदा ऐसे बाबूजी को फोन करके यहाँ का सारा मामला समझाकर चक्रवर्ती को फोन देने लगता है। चक्रवर्ती कहने लगता है कि मेरे पास केस आया है कि रामैया का पोता किडनैप हो चुका है, मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ के लोग ही
बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर रहे हैं। फिलहाल मैं तो लौट के चला जाऊंगा, लेकिन ये बड़े लोगों का मामला है, बाद में तुमको ही सफर करना पड़ेगा, देख लो। इस तरह स्वाति होश में आने के बाद रामाया पर बहुत गुस्सा होने लगती है। भाप लेती है कि वो जो बंदा आया था ना वो रामाया का ही है। फटाफट से कृष्णा को मैसेज करती है कि तुम उस लड़के की उंगली काट दो, तो कृष्णा उसी तरह से एक उंगली काट देता है। इसकी फोटो खींचकर स्वाति रामाया को सेंड करने लगती है। उस वक्त रामाया किसी टीवी न्यूज चैनल में बैठा होता है इंटरव्यू देते हुए। कटी हुई उंगली को देखकर बहुत दुखी होने लगता है। तभी एंकर रामाया से पूछने लगती है कि विक्रम के मर्डर केस में आपका भी हाथ है। रामाया कहने लगता है कि कोर्ट ने ऑलरेडी उस केस में फैसला सुना दिया कि विक्रम ने आत्महत्या कर ली, और वैसे भी उस लड़के की ही गलती है। अगर उसने जानवी से प्यार किया तो पहले अपने घर में बोलता, बिना किसी को इन्फॉर्म किए लड़की को लेकर भाग गया। बेटे के मरने के बाद वो पिता भी गम के मारे आज ही आत्महत्या कर लिया। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत गलत हुआ, लेकिन लड़की के साथ भी तो इंसाफ नहीं हुआ। उस हादसे में जानवी भी मर गई। इस तरह से सारी गलती विक्रम की साइड ही दिखाने लगता है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1 महीने पहले, जब चक्रवर्ती उस लॉज के पास पहुंचता, तब तक हरीश और उसके दोस्तों ने जानवी को मार चुके होते हैं, और उसी तरह विक्रम भी बहुत जख्मी हो चुका होता है। चक्रवर्ती और चंदू विक्रम को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं कि एटलीस्ट इसकी जान तो बचा ले, लेकिन उसी वक्त विक्रम चंदू के पास से गन लेकर भागने लगता है। अब ऑफ कोर्स उस वक्त बापजी, विक्रम का फादर, सुभाषम विक्रम की तलाश करते रहते हैं ना। गन शॉट की आवाज सुनाई देने पर ये सारे लोग वहाँ पर जाते हैं तो विक्रम की लाश होती है वहाँ पर, और चंदू के हाथ में गन होती है। चंदू इन लोगों से कहने लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर आया था विक्रम मरा हुआ था। खैर प्रेजेंट डे पर सुधीर और पल्लवी चंदू की लाश को बाथरूम में छुपाने लगते हैं। सुधीर कहने लगता है कि अगर रामाया को हम पर शक हुआ तो रामाया जरूर हम लोगों को बुलाएगा पूछताछ करने के लिए। पल्लवी कहने लगती है कि एक्चुअली हम लोगों को एमएलए रामाया से नहीं डरना चाहिए, मेरे बिरादरी के लोगों से। स्पेशली चंदू के मामा दोराबाबू को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं लगनी चाहिए कि चंदू मिसिंग हो गया। वो दोराबाबू एक साइको बंदा है, अगर उसको हम पर शक हुआ तो हमारी खैर नहीं। दूसरी तरफ सुभाषम अपने बड़े भाई बोस से मुलाकात करके कहने लगता है जब विक्रम मर गया था तो उस चीज को पॉलिटिकली इस्तेमाल में नहीं लाए, और आज विक्रम के फादर ने आत्महत्या कर लिया। एटलीस्ट इस सिचुएशन को तो हम फायदे में लेते हैं, हमको जरूर कुछ न कुछ करना होगा, तभी इस इलेक्शन में हम जीत पाएंगे। लेकिन बोस को ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि किसी की मौत का फायदा उठाए। दूसरी तरफ सुधीर पल्लवी से यही बात कहने लगता है कि अगर किसी की डेड बॉडी को डोनेट करना हो तो डेथ सर्टिफिकेट और फैमिली मेंबर्स के सिग्नेचर्स चाहिए। प्लान करने लगते हैं कि ये दोनों पल्लवी के बड़े पापा की डेड बॉडी को डोनेट कर देंगे, चंदू की डेड बॉडी को दफना देंगे। सो पल्लवी का बड़े पापा का बेटा किसी बार में फुल दारू पीते रहता है। सुधीर उस बार पर जाकर उस लड़के को हल्के से जख्मी करने लगता है, मतलब वॉशरूम में कुछ साबुन डाल देता है जिसकी वजह से वो लड़का फिसल कर नीचे गिर जाता है। पल्लवी के बड़े पापा के डॉक्यूमेंट्स इसी लड़के के पास होते हैं। सुधीर उन डॉक्यूमेंट्स को हासिल करके पल्लवी को लाकर देता है। पल्लवी राधा के पास जाकर इसे अच्छे से बात करते हुए इमोशनली अटैच होते हुए एप्लीकेशन पेपर्स पर सिग्नेचर ले लेती है। उसके बाद सुधीर चंदू का फोन ऑन करके चीरला को जाने की बस में रख देता है, मतलब अगर पुलिस वाले ट्रैक करे तो पुलिस वालों को ये बात पता चले कि चंदू चीरला में है। दूसरी तरफ रामाया चक्रवर्ती को अपने पास बुलाकर इसको डांटने लगता है कि मैंने तुमको सिर्फ चंदू को ढूंढने के लिए कहा, मेरे पोते को ढूंढने के लिए मैंने ऑलरेडी एक बंदे को हायर कर चुका हूँ। तुमने खामखा उस मोहल्ले में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया, तुम्हारी वजह से वहाँ के सारे लोग मुझ पर गुस्सा है, वो लोग सोच रहे हैं कि मैंने तुमको वहाँ पर भेजा। इस तरह से चक्रवर्ती का शक निकलवा के कुछ लोगों के हाथ पिटवाने लगता है और उसकी वीडियो भी बनाने लगता है। कहने लगता है कि रात तक तुमको चंदू को ढूंढ निकालना होगा, वरना ये वीडियो फेसबुक में वायरल कर दूंगा। सो वहाँ से बाहर आने के बाद चक्रवर्ती सुधीर की बातें याद करने लगता है कि सुधीर ने कहा था कि चंदू को एक टाउन में ड्रॉप किया, और कुछ महीनों पहले चंदू ने जाशवा नाम के एक बंदे को बेल दिलवाया था, शायद चंदू उसके पास होगा। इस तरह से वहाँ पर जाने लगता है। उसके बाद रामाया स्वाति को उठवा लेता है, मतलब किडनैप करवा लेता है। एट द सेम टाइम रामाया का पीए सुधीर को कॉल करके रामाया के पास बुलाने लगता है। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2 हफ्तों पहले। चंदू और स्वाति एक ही रूम को शेयर करते रहते हैं। एक रात रामाया अपने एक आदमी के साथ चंदू के पास आकर इसको डांटने लगता है कि उस दिन मैंने तुमको गन देकर भेजा था विक्रम को डराने के लिए, बाद में मैंने खुद तुमको कॉल करके बताया ना कि विक्रम और जानवी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब विक्रम मर चुका है। तुम्हारा कहना है कि तुमने विक्रम को नहीं मारा। इलेक्शन का टाइम है, खामखा मेरा नाम बदनाम होगा। चंदू तुम एक काम करो, कल तुम सरेंडर हो जाओ, मेरा नाम भी मत आने देना, बाद में मैं खुद तुमको बेल दिलवा दूंगा।
अब ऑफकोर्स स्वाति भी वहीं पर होती है। गुस्से में आकर एक चाकू से रामैया पर हमला करने की कोशिश करने लगती है। मतलब स्वाति को पसंद नहीं होता चंदू जेल जाना, लेकिन रामैया का आदमी स्वाति को पकड़ लेता है। स्वाति को सबक सिखाने के लिए रामैया चंदू को ही बोलने लगता है कि तुम स्वाति को 2-4 छापड़ मारो। चंदू मार भी देता है। रामैया कहने लगता है कि तुम्हारे मामा दोराबाबू की वजह से ही तुम अभी तक बचे हुए हो। खैर रामैया जाने के बाद चंदू ठान लेता है कि रामैया से बदला लेगा। मुझे इतना जलील किया इसने। चंदू फटाफट से वो बंदे जाशुआ को कॉल करके कहने लगता है कि तुम मेरे लिए एक गन का इंतजाम करो। खैर प्रेजेंट डे पर वो वॉचमैन रंगा बार बार घर के अंदर आने लगता है कोई ना कोई काम करने के लिए। सुधीर बार बार मना करने लगता है। रंगा को बहुत गालियां देने लगता है कि जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तब तक तुम घर के अंदर मत आओ। अब रंगा को गुस्सा आकर ये डिसाइड कर लेता है कि पुलिस वालों को इस गाड़ी के बारे में बताएगा। मतलब गाड़ी के ऊपर थोड़ा खून लगा है ना, उसके बारे में पुलिस वालों को बता देगा। थोड़ी देर के बाद सुधीर रामैया से मिलने के लिए उसके प्लेस पर जाता है। सुधीर रामैया से वही बातें बताने लगता है जो स्वाति और चक्रवर्ती से कहा था, वही चंदू के बारे में। रामैया कहने लगता है कि पता नहीं वो चंदू कहाँ पर मर गया, लेकिन स्वाति यही सोच रही है कि मैंने चंदू के साथ कुछ किया। मेरे पोते को अगवा करके बैठी है। आखिरी बार तुमने ही चंदू को देखा, तो प्लीज सुधीर तुम स्वाति को समझा दो। स्वाति तुमसे कुछ सवालात पूछना चाहती है। इस तरह से स्वाति को सुधीर के सामने लाता है। अब इन दोनों की बातचीत रामैया दूसरे कमरे से सीसीटीवी कैमरे के जरिए से सुनते रहता है। दूसरी तरफ वो रामैया का बंदा रवि कृष्णा के घर को फाइंड आउट करके उसके पास जाकर उससे फाइट करके रामैया के पोते को बचा लेता है। लेकिन इसी हाथापाई के दौरान अनलकीली बेचारा कृष्णा मारा जाता है। मतलब रवि किसी को भी मारना नहीं चाहता, लेकिन ये बंदा मर गया। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ चक्रवर्ती जाशवा के पास जाकर चंदू के बारे में पूछने लगता है। जाशवा यही कहने लगता है, हाँ सर, कल रात चंदू मेरे पास आया था, मुझसे गन मांगी थी, कहने लगा था कि वो रामैया को सबक सिखाना चाहता है, बस मैं इतना ही जानता हूँ। और हाँ सर, चंदू के साथ 2 और लोग भी थे। इस तरह स्वाति जब सुधीर से कुछ पूछताछ कर रही होती है, इसी दरमियान में ये बात भी पूछने लगती है कि चंदू विजयवाड़ा में किस डीलर के पास गया था। तो सुधीर बिना हिचकिचाए उस डीलर का नाम बता देता है। यह सुनने के बाद स्वाति एक चाकू लेकर सुधीर को बहुत मारने पीटने लगती है। कहने लगती है कि जब सुबह मैंने तुमसे यही सवाल पूछा तो तुमने कहा था कि उस डीलर का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो? बताओ मेरा चंदू कहाँ पर है? तुम क्या छुपा रहे हो? उसी वक्त रामैया वहाँ पर आकर स्वाति को रोकते हुए कहने लगता है कि थोड़ी देर पहले बातों ही बातों में मैंने ही उसको उस डीलर का नाम बताया। सुधीर को देखकर कहने लगता है कि अभी अभी मुझे चक्रवर्ती ने कॉल किया। कल रात चंदू जाशुआ नाम के एक बंदे से मुलाकात की, उससे गन लिया और वो भी मुझे मारने के लिए। क्या ये बात सच है कि रास्ते में किसी जगह पर उसने अपनी गाड़ी को रुकाया था? तो सुधीर हाँ का जवाब देने लगता है। अब स्वाति भी हाँ का जवाब देने लगती है कि उस रात तुमने हम दोनों को बहुत जलील किया, उसी का बदला लेने के लिए चंदू ने गन खरीदा। अब देखो मेरा चंदू तुमको मार देगा। तो ये सुनने के बाद रामैया अपने आदमी के हाथ स्वाति को मरवा देता है। स्वाति मरते मरते सुधीर से कहने लगती है कि तुम्हारी भी मौत ऐसे ही आएगी, तुम भी मेरी वजह से मरोगे। दूसरी तरफ वो वॉचमैन रंगा बाहर आकर किसी कांस्टेबल से मुलाकात करके चंदू की गाड़ी के बारे में बताने लगता है कि गेस्ट हाउस को 2 लोग आए हैं और गाड़ी के ऊपर कुछ खून लगा है, लगता है उन दोनों ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। गाड़ी का नंबर भी बताने लगता है। दूसरी तरफ कृष्णा के घर के पास काफी सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं और आज सुबह चक्रवर्ती कृष्णा के घर के पास आया था ना, तो ये लोग यही सोचने लगते हैं कि रामैया ने ही अपने आदमियों को भेजकर कृष्णा को मरवा दिया। दूसरी तरफ एक और पुलिस वाला रामैया को कॉल करके कहने लगता है कि हमने चंदू का फोन को ट्रैक किया, वो चीराला में है। अब चीराला में चंदू के मामा दोराबाबू है ना, शायद वहीं पर गया होगा चंदू। उसी वक्त रामैया दोराबाबू के पास जाने लगता है। तभी दोराबाबू के पास काम करने वाली उसकी पर्सनल सेक्रेटरी काव्या रामैया को कॉल करके कहने लगती है कि अगर आप दोराबाबू से मिलने के लिए आ रहे हो तो चंदू के साथ ही आओ, वरना आप लोगों को इलेक्शंस में फंड नहीं मिलेगा। तो रामैया वापस अपने घर लौट चले जाता है। दूसरी तरफ सुधीर एक एम्बुलेंस ड्राइवर को और कुछ लोगों को पैसे देकर कब्रिस्तान के पास लाता है ताकि डेड बॉडीज को शिफ्ट किया जाए। कुछ लोग पल्लवी के बड़े पापा की खबर खोदने लगते हैं, मतलब उस डेड बॉडी को डोनेट करने के लिए और उसके प्लेस में चंदू की डेड बॉडी को दफनाने के लिए। सब कुछ सुधीर के प्लान के हिसाब से ही चलने लगता है। इसी दरमियान में सुधीर को ऐसा एहसास होता है कि उस कब्रिस्तान में कोई इसको देख रहा है, लेकिन आसपास देखने पर कोई भी मौजूद नहीं होता। बाद में सुधीर पल्लवी के बड़े पापा की डेड बॉडी और उसी तरह से उसका डेथ सर्टिफिकेट एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ भेज देता है। दूसरी तरफ सुभाषन दोबारा बॉस के पास आता है
कि भैया हमारे हाथ से 2 मौके चले गए। जब विक्रम मरा था उसका फायदा नहीं उठाए, जब विक्रम का फादर मरा उसका भी फायदा नहीं उठाए, लेकिन आज दोबारा रामाया का एक और बंदा हमारे बंदे कृष्णा को मारकर चला गया। यही अच्छा समय है, इसको हम पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं। ये सुनने के बाद बॉस एक जबरदस्त ट्विस्ट रिवील करने लगता है। जिस दिन विक्रम मरा था उस दिन रामैया मेरे सामने ही चंदू को कॉल करके उन दोनों को सेफली लाने के लिए कहा, लेकिन ऐसे में विक्रम कैसे मारा गया? विक्रम और जानवी को ढूंढने के लिए तुम भी गए थे ना। बात यह है कि उस दिन जब विक्रम चंदू की गन लेकर भाग रहा था तो सुभाषम विक्रम को देख लिया। विक्रम रोने लगा कि उन लोगों ने जानवी को मार दिया। ये सुनने के बाद सुभाषम विक्रम से कहने लगता है कि बेटा तुम भी मर जाओ, अगर उनकी बेटी मर गई तो सारी सिंपैथी उस तरफ चली जाएगी, हमको क्या घंटा मिलेगा। तुम भी मर जाओगे तो सारी सिंपैथी हम पर आएगी। इस तरह से उसी गन से विक्रम को मार देता है। बॉस सुभाषम से कहने लगता है कि मैं ऐसे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी सुभाषम अपनी बिरादरी के लोगों के पास जाकर रामाया के खिलाफ भड़काने लगता है। दूसरी तरफ चक्रवर्ती सुधीर और पल्लवी के पास जाता है और चक्रवर्ती को ऑलरेडी पता लग चुका होता है कि चंदू की गाड़ी इसी गेस्ट हाउस में है। तो ऐसे में चंदू की गाड़ी आज सुबह कैसे सीज हो सकती है? मतलब उस वॉचमैन के जरिए से इसको ये बात पता लग जाती है। चक्रवर्ती कहने लगता है कि अब मुझे सब कुछ पता लग गया कि चंदू को तुम दोनों ने ही मार दिया, चलिए अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। यह सुनने के बाद पल्लवी चंदू की गन निकालकर चक्रवर्ती पर फायर करने लगती है, जिसकी वजह से चक्रवर्ती का कान जख्मी होता है। चक्रवर्ती अपने गन से इन दोनों को डरा धमकाकर सुधीर को अपने साथ ले जाने लगता है। पल्लवी फटाफट से अपने पापा के पास आकर सुधीर के बारे में बताने लगती है कि वो चक्रवर्ती ने सुधीर को गिरफ्तार करके ले गया, प्लीज पापा उसे बचा लो। उसी वक्त राधा वहाँ पर आकर पल्लवी को एक वीडियो दिखाने लगती है। मतलब कब्रिस्तान में सुधीर ने डेड बॉडीज को एक्सचेंज किया था ना, वो वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी होती है। मतलब राधा कुछ दिया जलाने के लिए गई थी तो उसने ये कारनामा देख लिया। पल्लवी अपने फादर से कहने लगती है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्लीज करिए, अगर नहीं कर पाओगे तो कल सुबह मैं खुद पुलिस वालों के पास जाकर सरेंडर हो जाऊंगी। आपका जो ये सो कॉल्ड मान सम्मान है ना वो मिट्टी में मिल जाएगा। सो पल्लवी का फादर एसआई बाबजी को कॉल करके सारी बात समझाने लगता है कि एसआई चक्रवर्ती ने मेरे दामाद सुधीर को कहीं पर ले गया, प्लीज इसमें थोड़ी तुम्हारी मदद चाहिए। तो एसआई बाबजी उन दोनों को ढूंढने लगता है। इस तरफ राधा पल्लवी से एक डील बात करने लगती है कि तुम अपना बच्चा जन्म देने के बाद उस बच्चे को मुझे दे दो, वरना मेरे फोन में जो वीडियो है वो मैं पुलिस वालों को दे दूंगी, उसके बाद तुम्हारा पति जेल चला जाएगा। पल्लवी भी ओके कहने लगती है। दूसरी तरफ चक्रवर्ती सुधीर को किसी सुनसान जगह पर लाकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। अब सुधीर और पल्लवी की वजह से स्वाति मर गई और चक्रवर्ती स्वाति से प्यार कर रहा था, इसीलिए तभी वहाँ पर ऐसे बाबजी आकर चक्रवर्ती को रोकने की कोशिश करने लगता है। सुधीर के हाथ पैर खोलने लगता है। तभी चक्रवर्ती और बाबजी के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में बाबजी चक्रवर्ती को गाड़ी से उड़ा देता है। फटाफट से सुधीर को हॉस्पिटल पहुंचाने लगता है। दूसरी तरफ सुभाषम अपने बिरादरी के लोगों को लेकर रामैया के घर के पास पहुंच जाता है। वहाँ के सारे लोग रामैया को घेर लेते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद सुधीर हॉस्पिटल में होता है। पल्लवी सुधीर के पास आती है। सुधीर कहने लगता है कि पल्लवी अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कल सुबह हम हैदराबाद लौट चलेंगे। सो बाद में पल्लवी दवाइयाँ लेने के लिए थोड़ा बाहर जाती है। वापस सुधीर के पास आती है तो बेड पर सुधीर मौजूद नहीं होता। पल्लवी सारे हॉस्पिटल में तलाश करने लगती है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद ये देखती है कि दोराबाबू की पीए काव्या सुधीर को अपने साथ ले जा रही होती है। कहने लगती है कि आखिरी बार तुम दोनों ने ही चंदू को देखा, अब तुम खुद चंदू को हमारे पास ले आओ और अपने हस्बैंड को ले जाओ। इस तरह से सीजन 1 यहाँ पर दी एंड होता है। सिंपल से बात करें तो ये बेवड़ी पल्लवी हड़बड़ाई में आकर सुधीर के मन में शक पैदा कर दिया कि चंदू ने गन खरीदा इन दोनों को मारने के लिए, लेकिन चंदू ने तो रामैया को मारने के लिए गन खरीदा था। इसलिए कहते हैं बिना पूरी बात जाने किसी भी बात पर विश्वास मत करो, जो दिखता है वो सच नहीं होता हमेशा। खैर सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।